वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। मेरे भाइयों, मेरा नाम आप जानते हैं, विपुल त्रिपाठी है और मैं सुबह 7 बजे आपके लिए शो लेकर आता हूँ 20 मिनट शो। और जिसका आज जहाँ तक मुझे लग रहा है 99वां सत्र है। ये 100 सत्रों की एक सीरीज थी, यानी 100 सेशन मुझे इसमें कराने थे। मैं इसमें 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता हूँ। अभी एक क्लास इसकी और बची हुई है। इसके बाद 20 मिनट्स तो जिन लोगों ने पूरा नहीं देखा है जरूर देखें। और उसके बाद आपके लिए मैं एक नया शो लेकर आ रहा हूँ, 50 मिनट शो। 20 मिनट शो अब नहीं चलेगा, अब 50 मिनट शो चलेगा 1 तारीख से। ठीक है, 1 मई से चलेगा। 11:30 AM पर चलेगा, 11:30 बजे। और खास बात यह है कि ये लाइव होगा। क्या होगा मेरे भाई? खास बात यह है कि ये पूरा सेशन आपके लिए लाइव होगा। ठीक है, इसमें मैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करूंगा। यहाँ पर आप मल्टीपल PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चंस, और जहाँ थ्योरी पार्ट की आवश्यकता होगी वहाँ थ्योरी पार्ट को भी मैं कवर करूंगा। ये 50 मिनट शो समझ लीजिए कि आपके भीतर पॉलिटी के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। तो आप लोग जरूर लाइव जुड़िएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग लाइव जुड़ेंगे ना। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन अपना शुरू करते हैं। ये 99वां सत्र है। आप लोगों ने इस पूरे के पूरे सेशन में इतना ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हर सेशन के कमेंट सेक्शन में आपने बढ़िया बढ़िया लिखा, खूब प्यार दिया, खूब शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आशा करते हैं आने वाले जो लाइव सेशन, लाइव में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड होता है, इसमें मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ, है ना। और कभी कभी जज्बाती होकर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो बताना ज़रूरी हैं लेकिन ध्यान कहीं और रहता है तो स्किप हो जाती है। तो इसीलिए इस बार लाइव सेशन लेकर आ रहा हूँ कि आप जो भी पूछेंगे उसका जवाब भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ही के सवालों का जवाब चलेगा, क्योंकि आप ही सवालों का जवाब चलेगा तो पढ़ाएंगे कब। तो आपके सवालों का जवाब, जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे, वो लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपके साथ मिलकर पॉलिटी का एक चर्चा सत्र होगा जिसमें खूब मज़ा आएगा। और लाइव जुड़ के पॉलिटी का पूरा समाधान करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा राज्य कब बना, इससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा राज्य कब बना? तो देखिए एक बात समझिएगा जरा सा कि आंध्र प्रदेश यहाँ पर लिखा हुआ है 1956, नागालैंड लिखा हुआ है 1963, सिक्किम लिखा हुआ है 1975, झारखंड लिखा हुआ है 1998। तो देखो, आंध्र प्रदेश तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर गठित जो पहला स्टेट था, आपका पहला राज्य था 1953 में, 1953 में, वो था आपका आंध्र प्रदेश। लेकिन यहाँ 1956 लिखा है। एक्चुअली इसके पीछे की कहानी ये है कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1956 में 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। हालांकि फजल अली कमीशन ने 14 राज्यों के लिए नहीं, फजल अली कमीशन ने 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश की थी, लेकिन 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए गए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। तो 1956 में आंध्र प्रदेश की लिस्ट थी, तो 1956 में जो राज्यों की लिस्ट आई उसमें आंध्र प्रदेश था। जी हाँ, हालांकि आंध्र प्रदेश के लिए सही फैक्ट ये है कि आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में प्रथम भाषाई राज्य के तौर पर हुआ था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना था ये। ठीक है, तो यहाँ 1956 इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि वो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के तहत जो लिस्ट निकली उसमें आंध्र प्रदेश था। नागालैंड, नागालैंड जो आपका बना, देखो 1956 में कुल 14 राज्य बने थे, 14 राज्य बने और फिर उसके बाद 1960 में आपका 15वां राज्य बना। बंबई में जो लोग, बंबई बड़ा राज्य था, जो लोग गुजराती बोलते थे गुजरात बनाया गया, जो लोग मराठी बोलते थे महाराष्ट्र बनाया गया। तो 1960 में आप देखेंगे गुजरात आपका 15वां राज्य बनेगा, है ना। गुजरात 15वां राज्य बना। फिर 1963 में, 1963 में असम में जो नागा जनजाति हुआ करती थी वो अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रही थी, तो इसके लिए नागालैंड बना। 1963 में आपका नागालैंड बना। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है आपका। ठीक,
सिक्किम की यदि आप बात करें, यहाँ आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्किम की यदि आप बात करें तो सिक्किम 1975, ठीक है, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में मिलाया गया और सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। आर्टिकल 2A या आर्टिकल 2 का जोड़ा गया। और उसके बाद 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2 का को समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम 22वां राज्य बना, तो ये भी ठीक है। 1998 लिखा हुआ झारखंड, झारखंड बना था 2000 में, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और विकास के आधार पर नए राज्य बनाने की मांग जब शुरू हुई सन 2000 में, उत्तर प्रदेश से निकल के उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से निकल के छत्तीसगढ़ बना और बिहार से निकल के आपका झारखंड बना। तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, भारत किस शासन प्रणाली का पालन करता है? इंडिया फॉलोज विच सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस? राष्ट्रपति प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकात्मक प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम, संघीय प्रणाली, कॉन्फेडरल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ। पहले तो यहाँ पर प्योर फेडरल सिस्टम लिख रहा हूं मैं, थोड़ा प्योर फेडरल सिस्टम यानी पूर्ण संघीय प्रणाली। अब आपको बताना है कौन सा सही है, अब आपके लिए आसान हो जाएगी चीजें। प्योर फेडरल सिस्टम, तो देखो अगर आप संस्थाओं के आधार पर या कार्यपालिका विधायिका के संबंधों के आधार पर देखेंगे तो विश्व में दो प्रचलित प्रणालियां हैं, एक प्रेसिडेंशियल, एक पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से दूर जाती हैं, हेटियो सिद्धांत काम करता है। कार्यपालिका का चुनाव अलग होता है, विधायिका का चुनाव अलग होता है। कार्यपालिका को विधायिका में कोई बहुमत नहीं दिखाना होता है। अमेरिका सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है, एक एकहरी कार्यपालिका होती है, उसी के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, जैसे अमेरिका। अमेरिका में आप देखिए तो राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है और वहां की संसद जिसका नाम कांग्रेस है उसका चुनाव अलग होता है। राष्ट्रपति को वहां की संसद में कोई भी बहुमत दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, उसका कार्यकाल फिक्स होता है 4 साल का, ठीक है। और राष्ट्रपति अपने मंत्री स्वयं चुनता है, स्वयं बनाता है। कार्यपालिका और विधायिका में प्योर स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। वहीं संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से को रिलेटेड होती हैं। कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से सह संबंधित होती हैं। इवन कार्यपालिका तभी तक है जब तक उसका विधायिका में बहुमत है। जैसे आप देखेंगे भारत भारत देश में सरकार तभी तक है जब तक लोकसभा में बहुमत है, बहुमत गयो तो सरकार गयो। तो ये है कार्यपालिका विधायिका के संबंधों को देखते हुए आप कहते हैं कि भारत देश में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और ये बात आप आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में देखेंगे कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। और यही है, इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। साथ ही साथ संसदीय प्रणाली में मंत्री कौन होते हैं? लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर मंत्री हो सकते हैं, यानी मंत्री विधायिका कार्यपालिका दोनों के सदस्य हैं। और दूसरी चीज, संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की जैसे राष्ट्रपति और एक वास्तविक प्रधानमंत्री, ठीक है। तो भारत देश में राष्ट्रपति प्रणाली है नहीं, ये आपको यूएस में दिखाई पड़ेगी। संसदीय प्रणाली है, जी हाँ। दो कारण सबसे महत्वपूर्ण है। भारत देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत देश की विविधता यानी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए भारत देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली अपनाई गई। साथ ही साथ इस प्रणाली से हम क्या थे, फैमिलियर थे, परिचित थे। इंग्लैंड ने इंट्रोड्यूस किया था, यह भी एक कारण रहा यहाँ संसदीय प्रणाली को लाने का। एकात्मक सिस्टम, यहाँ जहाँ सिंगल गवर्नमेंट होती है, एक सरकार, जहाँ राज्य सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वहाँ एकात्मक प्रणाली। अमेरिका में आप इंग्लैंड में आप देखेंगे तो आपको एकात्मक व्यवस्था नजर आएगी। पूर्ण संघीय प्रणाली अमेरिका में है, केंद्र और राज्य दोनों होते हैं, यानी एक से अधिक सरकार का अस्तित्व होता है। और जो रीजनल गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा शक्तिशाली होती है केंद्र की अपेक्षा। ये पूर्ण संघीय प्रणाली आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। भारत देश में भी संघ है, भारत देश में भी संघीय प्रणाली है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली अमेरिका की तरह क्लासिक फेडरेशन नहीं है। भारत देश में केंद्र और राज्य दोनों है, लेकिन केंद्र की तरफ व्यवस्था झुकी है, यानी मजबूत केंद्र के साथ संघवाद है भारत देश में। कहा जाए कि भारत देश में पूर्णतः एकात्मक प्रणाली है, नहीं, यूनिटरी सिस्टम भारत देश में नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत के संविधान में आपको फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर नजर आते हैं, यानी संघात्मक एकात्मक दोनों लक्षण नजर आते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, पूर्ण संघीय नहीं है भारत, संघ है, संघीय है, लेकिन पूर्ण संघीय नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा, बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले देखो, ये सवाल तो आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है।
निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन सा संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो संसदीय प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है मेरे भाई जहां पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जहां पर दोहरी कार्यपालिका होती है यानी डुअल एग्जीक्यूटिव होती है, और जहां पर कार्यपालिका तभी तक है जब तक उसका विधायिका में बहुमत हो। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इंग्लैंड में आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलेगा, इंडिया में आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलेगा। बताइए। तो देखिए भाई, यदि आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें, तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये संसदीय प्रणाली की जान है। मैंने कई बार आपको ये बात बताई है कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में ये बात मेंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार है। सामूहिक रूप से जिम्मेवार है यानी मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक लोकसभा में बहुमत है। मंत्रिपरिषद कार्यपालिका है, लोकसभा विधायिका का हिस्सा है, यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। इसी को हम सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। मुझे भूल जाना लेकिन इसे मत भूलना। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का जान होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत देखने को मिलता है। ठीक है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल ये नहीं होगा। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल फिक्स टेन्योर जो है वो यूएस में होगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में 4 साल का। भारत देश में ये आपकी मंत्रिपरिषद यानी आपकी सरकार यानी कार्यपालिका तब तक है जब तक बहुमत है। लोकसभा में बहुमत गयो तो सरकार गयो। दोहरी कार्यपालिका ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। जैसे इंडिया में एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के नाम पे सारे काम होते हैं लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री। तो वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में, नाम मात्र की राष्ट्रपति में। ठीक है। तो ये आपको संसदीय प्रणाली में देखने को मिलेगा, लेकिन कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं देखने को मिलेगा। तो बी ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग अगर इसमें कंफ्यूज हैं, पहले वाले में तो कंफ्यूज मत होना भाई। 1956 को हैदराबाद आदि मिला के इसका गठन हुआ था। ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। स्थापना 1953 में कर दी गई थी, बाकी प्रॉपर गठन 1956 में। ठीक है। आगे आते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है? आर्टिकल 2, आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। ठीक है, चारों आर्टिकल बताने पड़ेंगे, है ना। तो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है? तो समझिएगा भाई, ऐसा कौन सा आर्टिकल है। तो देखिए, आर्टिकल 1 यदि आप पढ़ें सबसे पहले, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड जो चैप्टर है आपका, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तो इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। ये आप देखेंगे कि तो आर्टिकल 1 से लेकर आपको नजर आएगा आर्टिकल 4 तक। ठीक है। और आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में सबसे पहला क्लॉज कह रहा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो कि भारत है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ है। यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? इसके पीछे की कहानी है 3 कारण। पहला, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। और तीसरा, भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं। और तीसरा, भारत देश में केंद्र राज्य दोनों हैं लेकिन केंद्र मजबूत स्थिति में है, इसलिए भारत के लिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। आर्टिकल 1 का दूसरा क्लॉज कहता है कि राज्य और राज्यों के क्षेत्र वे होंगे जो शेड्यूल 1 में है, यानी राज्यों की लिस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तीसरा क्लॉज बताता है टेरिटरी ऑफ यूनियन, यानी संघ का क्षेत्र, भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है। तो राज्य शामिल होते हैं, यूनियन टेरिटरी शामिल होता है, और किसी क्षेत्र को एक्वायर करें तो वो शामिल होता है। यह है आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ स्टेट की बात करता है कि किसी भी क्षेत्र को यदि भारत देश में मिलाना है, जैसे ये भारत है, इसको भारत देश में ले आना है, तो इसके लिए जो भी शर्तें होंगी या जो भी सीमाएं होंगी वो पार्लियामेंट बाय लॉ
इस्टेब्लिश कर सकती है, यानी पार्लियामेंट कानून के द्वारा स्थापित कर सकती है, यानी संसद बाई लॉ इस्टेब्लिश कर सकती है। दूसरी बात। तीसरी बात यहाँ आप देखेंगे आर्टिकल 3 में संसद को ये शक्ति है कि संसद किसी राज्य को एक से अधिक भाग में बांट सकती है, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है, किसी राज्य को एक से अधिक भाग में बांट सकती है, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है। पार्लियामेंट किसी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी राज्य का सीमा बदल सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बदल सकती है। संसद कानून बनाकर, सामान्य कानून बनाकर संसद ऐसा कर सकती है। और आर्टिकल 4 ये कह रहा है कि संसद ये जो 2 और 3 से रिलेटेड कानून बनाएगी वो सामान्य कानून होगा और 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो मैंने आपको सारे आर्टिकल बताए। तो भारत को राज्यों के संघ के रूप में, यानी यूनियन ऑफ स्टेट के तौर पर कौन सा आर्टिकल बता रहा है? आर्टिकल 1 इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 1 इसमें यूनियन ऑफ स्टेट के तौर पर बताता है। 2 मैंने आपको बताया, 3 और 4, तो इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज थोड़े छोटे सवाल थे। ठीक है, कभी कभी वन लाइनर सवाल भी कर लेने चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि इसकी व्याख्या ज़्यादा नहीं हो पाती, लेकिन ऐसे सवाल जरूर आ जाते हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 20 मिनट शो आपका बंद होने वाला है, इसके 100 ही सेशन हुए, 100 सेशन बाद ये बंद हो जाएगा। आज आपका शायद 99वां है, एक और होगा। ठीक है, इसके बाद आपका 1 तारीख से 1 मई, ध्यान रखिए, 1 तारीख से आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ क्या? देखिए ये, हाँ, 50 मिनट शो आ रहा है लालू जी की आवाज़ में, 50 मिनट शो, जिसमें लाइव बातचीत होगी, लाइव मिलेंगे आपको, प्रश्नों के साथ भी चर्चा होगी और थ्योरी पार्ट और क्वेश्चन पार्ट दोनों पर बातचीत की जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आप कोई भी डाउट मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझसे कोई डाउट पूछ सकते हैं, कोई समस्या है तो समस्या का समाधान अगर मैं इस लायक हूँ कि कर सकूँ तो ज़रूर करूँगा, आप मुझे मैसेज करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। साथ ही साथ स्टडी IQ के साथ जुड़कर आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, 928999896969 9289996923 पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपको कोर्सेज के बारे में, जो भी बैच हमारे यहाँ चल रहे हैं, अलग अलग प्री का, मेंस का, सारे बैचेज के बारे में जानकारी मिलेगी। प्री के कोर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, मेंस के कोर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, फाउंडेशन कोर्स, RO BO सब बताया जाएगा। और यदि आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ये कोड ज़रूर लगा दीजिएगा, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और यदि आप खुद से सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप चले जाइए इधर studiiq.com पर, इस तरह से studiiq.com पर जाइए, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में जाइए, यहाँ स्टेट PCS में जाइए, फिर उत्तर प्रदेश में जाइए। स्टेट PCS में जाके आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, फिर आरंभ में जाइए आप, और आरंभ में जाके आप देखेंगे कि यहाँ सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ गोल्ड और प्लेटिनम में क्या डिफरेंस है ये जान सकते हैं। 2 तरह के बैचेज होते हैं, गोल्ड में पूरी क्लास पढ़ने को मिलती है, 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास, और प्लेटिनम में आपको लाइव क्लास के साथ साथ 5 बैचेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, एक प्री का, एक मेंस का, एक NCERT, एक MCQ, एक फाउंडेशन। साथ ही किताबें आपके घर जाती हैं और 4 साल की वैलिडिटी होती है। यहाँ से बाई नाउ पे जाइए, मोबाइल नंबर इंटर करिए, OTP इंटर करिए, कोड लगाइए VL लाइव, इनरोल करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।